हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। आज के सेशन में हम यूनिट 5 ऑफ कोड 55 इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एज यू नो, माय नेम इज़ रिचा भारती। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। आई हैव क्वालिफाइड नेट 2 times। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कोड 55 या किसी पीएसयू एचआर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे ट्यूटोरियल्स एकेडमी एप्लीकेशन पे एक नॉमिनल प्राइस पे कोर्स वीडियो या फिर टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। Yes. So the very first question is, who has written the book which is also known as the Bible of Trade Unionism? Answer will be option number 1, Sidney and Beatrice Webb. सिडनी वेब ने 2 बुक्स लिखी थी जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी विच वॉज रिटन इन द ईयर 1897। ये भी कई बार आ चुका है फ्रेंड्स एग्जाम में कि किस ईयर में ऑथर्स ने बुक लिखी है, ये भी पूछा जाता है। तो जो बाइबल ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म है, दैट बुक इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड इट वाज रिटन इन द ईयर 1897। एक और बुक है जो कि सिडनी वेब ने लिखी है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, जो कि लिखी गई थी 1894 में। ओके, ये सारे फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म वाज गिवन बाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट हॉक्सी। रॉबर्ट हॉक्सी ने क्या किया था, उन्होंने जो भी वर्कर्स हैं उनके ग्रुप साइकोलॉजी को स्टडी किया था कि अलग अलग सोशल कंडीशन में और अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्लासिफाई किया था ट्रेड यूनियनिज्म को इन 4 पार्ट्स: बिजनेस यूनियनिज्म, फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म, रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म और प्रीडेटरी यूनियनिज्म। ये 4 टाइप्स रॉबर्ट हॉक्सी ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, which theory propagates that the emergence of trade union as a result of rise of conflict between 2 classes, कैपिटलिस्ट जिनको बॉर्गुइज भी कहा जाता है और फ्री लेबरर्स जिनको प्रोलेटेरिएट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मार्क्सियन थ्योरी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो भी ट्रेड यूनियन होता है उसका जो इमर्जेंस होता है वो कॉन्फ्लिक्ट के कारण होता है, जो कि 2 क्लासेस के बीच में होती है, कैपिटल्स एंड लेबरर्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पर्टिकुलरली वर्कर्स की कंडीशन बहुत मिजरेबल हो गई थी, उनको काफी एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो वर्कर्स ने अपने राइट्स के लिए और अपने खुद को यूनाइट किया और स्ट्रगल किया। अब उनके खिलाफ खड़े होकर, कैपिटलिस्ट के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने स्ट्रगल किया और लास्टली उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी क्रिएट किया। तो ये सारी चीजें मार्क्सियन थ्योरी के अंदर आती है। Which theory propagates that objective of trade union is to regulate the condition of employment and protect the workers from ill effects of industrial competition by the methods of collective bargaining? इसका आंसर होगा वेब्स थ्योरी। सिडनी वेब इस चीज पे फोकस करती हैं कि जो भी 2 क्लासेस हैं, कैपिटल एंड लेबर, इन लोगों के बीच में कम से कम डिस्क्रिमिनेशन हो, इनके बीच में गैप कम से कम हो और इनका जो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये रेगुलेटेड रहे। इसमें वेजेस, वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशंस, इन सब की इश्यूज कम से कम रहे और इन सब इश्यूज के लिए वर्कर्स यूनाइट होकर ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं और ट्रेड यूनियन इन सारे इश्यूज के लिए जो एम्प्लॉयर के साथ मेथड फॉलो करती है वो मेथड होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कभी भी कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म अगर आए फ्रेंड्स तो आपको समझ जाना है कि ट्रेड यूनियन में ये टर्म को यूज करने का सजेशन सिडनी वेब ने दिया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेब्स थ्योरी। Who said the trade union is the outcome of pessimist outlook of a manualist worker?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सेलिक पर्लमैन। अगर हम इस स्टेटमेंट को समझें कि इसका मीनिंग क्या है, तो एक मैनुअलिस्ट वर्कर क्या होता है? मैनुअलिस्ट वर्कर वो होते हैं जो मैनुअल वर्क करते हैं, जो कि नॉन टेक्निकल काम करते हैं। तो जब मैनुअलिस्ट वर्कर को ये रियलाइज हुआ उन दिनों कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी कम है, दे बिकेम कॉन्शियस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, और इसके लिए उनके मन में जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ, इसी को कहते हैं पेसिमिस्टिक आउटलुक। सॉरी। तो क्या हुआ कि उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने कंबाइन हुए और अपनी एक यूनियन बनाई, और इस तरीके से ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड सेलिक-पर्लमैन जॉब कॉन्शियसनेस थ्योरी, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ट्रेड यूनियन इज द आउटकम ऑफ पेसिमिस्टिक आउटलुक ऑफ अ मैनुअलिस्ट वर्कर। आई होप अब आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग पर्सन्स विद देयर स्टेटमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरीके से हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। These 4 persons, they have given the definition of trade union in their own terms. सिडनी वेब ने कहा है कि ट्रेड यूनियन इज अ कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। अगर एसोसिएशन की बात आई और वर्कर्स को वेज अर्नर्स कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? सिडनी वेब के द्वारा। डंकर्ट ने ट्रेड यूनियन को एक कॉन्टिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन बताया और वर्कर्स को एम्प्लॉइज बताया। सो डंकर्ट के डेफिनेशन में आ जाएगा अ कॉन्टिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जीडी कोल ने ट्रेड यूनियन को एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स इन वन और मोर प्रोफेशन ये बताया, इसलिए हमें ये मैच करना है। और कनीसन ने बताया कि ट्रेड यूनियन एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेज अर्नर्स होता है। इस कीवर्ड्स को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और हमें ये कीवर्ड्स याद रखने ही है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Who said genuine trade unions are bread and butter trade unions and genuine trade unionists are bread and butter trade unionists? इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 3 सेलिक पर्लमैन। सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है, इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन जेन्युइन है, अगर उसके मोटिव्स क्लियर हैं, तो वो एक्चुअल में फाइट करेगा सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के बुनियादी नीड के लिए, उनके जो फंडामेंटल नीड्स उनके जो के लिए ही वो फाइट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर का यहाँ पर मीनिंग ये है कि वो वर्कर्स के जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, वेज, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग आवर्स, ये इन तीनों के लिए ही बात करेगा कोई जेन्युइन ट्रेड यूनियन अगर होगा। तो अगर वो रैंडम किसी अदर मैटर पे डिस्कस कर रहा है विथ एम्प्लॉयर, अगर उनसे वो रैंडम किसी और मैटर पे बार्गेन कर रहा है, दैट मीन्स कि वो किसी और एजेंडा या किसी और आइडिया से इंस्पायर्ड है, तो देन इट विल नॉट बी जेन्युइन। जो भी जेन्युइन ट्रेड यूनियन होगा वो वर्कर्स के फंडामेंटल एंड बेसिक नीड्स पे ही बात करेगा, एंड फंडामेंटल्स और बेसिक नीड्स को हम लोग यहाँ रेफर कर रहे हैं ब्रेड एंड बटर। So this is what Selik Perlman had said. Option number 8. Which approach of trade union is contemporary to that of Karl Marx? कार्ल मार्क्स के अपोजिट में किस ट्रेड यूनियन ने स्टेटमेंट दी है, या फिर किस ट्रेड यूनियन का अप्रोच कार्ल मार्क्स के व्यूज के अपोजिट है? तो इसका आंसर होगा सर्वोदय अप्रोच। जैसा कि हमें पता है, कार्ल मार्क्स ने बताया था कि जो ट्रेड यूनियन होता है उनका इमर्जेंस होता है बिकॉज ऑफ
conflict between two classes, capitalist and labor. लेकिन सर्वोदय अप्रोच जो कि महात्मा गांधी ने दिया है, उन्होंने कहा है कि जो कैपिटलिस्ट और लेबरर्स होते हैं वो एक दूसरे को एक्चुअली सप्लीमेंट करते हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. ये दोनों एक यूनाइट होकर एक फैमिली बनाते हैं जिनको इंडस्ट्री में पीस और हार्मनी के साथ रहना चाहिए. तो इसलिए हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो सर्वोदय अप्रोच है वो कार्ल मार्क्स के अप्रोच को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. की तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको उनके मोरल वेलफेयर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. ये नहीं कि बस वेजेस दिया काम खत्म. उनको उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए. उन्हें प्रॉपर कैंटीन, लाइब्रेरी, फूड फैसिलिटीज भी देनी चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सोशल एटोमाइजेशन इज रिलेटेड टू विच थ्योरी? इसका आंसर होगा टेनेनबॉम्स टेक्नोलॉजिकल थ्योरी. टेनेनबॉम्स ने थ्योरी दी थी हमें मैन वर्सेस मशीन की, और उन्होंने कहा था कि लेबर इज अ मूवमेंट एंड मशीन इज द कॉज. लेबर मूवमेंट इज द रिजल्ट एंड मशीन इज इट्स कॉज. उन्होंने कहा था कि मशीन्स का इतना जो एडवेंट हो रहा है उसके कारण जो लेबर्स वीक फील कर रहे हैं उनके लिए वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं. एक्चुअली होता क्या है इसमें कि सोशल एटोमाइजेशन हमें ये बताता है कि जब मशीन्स, कोई भी वर्कर अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो बिकॉज ऑफ हिज वर्क, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करता है. और जब भी मशीन्स का एडवेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो एलिएनेटेड फील करने लग जाता है वर्कर. एक लॉस ऑफ कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है उसके अंदर. और जो वर्कर है वो अपना पास्ट को रिस्टोर करना चाहता है और इसलिए वो यूनाइट होने लग जाता है और यूनाइट होकर वो ट्रेड यूनियन बनाता है. सो ये थ्योरी है. और जो वर्कर की जो एलिएनेटेड कंडीशन है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मशीन, इसी को हम लोग कहते हैं सोशल एटोमाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 10, which theory says that workers join union to meet their socio-physiological needs such as physiological security, companionship, group of likely persons with similar needs and mindset? इसका आंसर होगा रॉबर्ट हॉक्सेस थ्योरी. रॉबर्ट हॉक्से ने क्या किया था, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, उन्होंने ग्रुप साइकोलॉजी की स्टडी की थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि वर्कर्स जो कि क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, या तो वो उनका बैकग्राउंड किसी सेम रीजन से हो, या फिर वो सेम टाइप ऑफ वर्क कर रहे हो, या इकोनॉमिकली वो लोग एक लेवल पे हो, कुछ भी अगर ऐसा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं किसी भी रीजन के कारण, तो जो भी सोशल सिचुएशन में वो होते हैं उनका वो दोनों टाइप ऑफ वर्कर एक कॉमन इंटरप्रिटेशन निकालते हैं. जो भी वर्कर क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं उनका जो प्रॉब्लम्स होता है उसका सॉल्यूशन भी सिमिलर होता है, उनका माइंडसेट सिमिलर होता है. और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी वो ज्वाइन होते हैं और ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं. और ये जो ट्रेड यूनियन होती है वो उनकी दैट ट्रेड यूनियन it meets their socio-physiological needs such as physiological security, companionship, group of likely person with similar needs and mindset. इसलिए ये थ्योरी जो है ये इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, हॉक्सेस थ्योरी. Which type of unionism is characterized by reckless pursuit of the thing in hand by whatever means seen most appropriate at the time regardless of ethical and legal codes? ये स्टेटमेंट रॉबर्ट हॉक्से ने दी है एंड इट कम्स अंडर प्रीडेटरी यूनियनिज्म. दो टर्म होता है, प्रे एंड प्रीडेटर. प्रे मतलब शिकार, प्रीडेटर मतलब शिकारी. तो शिकारी को जब शिकार करना हो तो वो ये नहीं देखता कि कौन सा एनिमल है, किधर जाना है, उसे बस कौन सा एनिमल है वो बस शिकार करता है. तो बस वही है प्रीडेटरी यूनियनिज्म.
यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर अंडर दिस यूनियनिज्म उन्हें मैनेजमेंट से अगर किसी मैटर पे डिस्कस करना है, बार्गेन करना है, तो दे कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड. द मेथड कैन बी रिवोल्यूशनरी, इट कैन बी फ्रेंडली और इट कैन बी बिजनेस यूनियनिज्म. फ्रेंडली यूनियनिज्म को फ्रेंड्स हम लोग अपलिफ्ट यूनियनिज्म ही कहते हैं. यहाँ से हम लोग ट्रेड यूनियन एक्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेड यूनियन एक्ट came into force in option number 1 1st June 1927. In the year of 2017 UGC नेट ने क्वेश्चन पूछा था फैक्ट्रीज एक्ट came in which date. उनको एक डेट चाहिए था. इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि हम लोग जो भी एक्ट पढ़े वो किस डेट पर इम्प्लीमेंट हुए, वो डेट भी हमें याद रखना जरूरी है. और ट्रेड यूनियन एक्ट 1 जून 1927 को इम्प्लीमेंट हुई. ट्रेड यूनियन एक्ट का जो बिल है वो एक्चुअली 1921 में NM जोशी ने लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया था और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ने 1926 को बिल को पास किया. इसलिए हम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कहते हैं, बट एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 जून 1927 को. क्वेश्चन नंबर 13, According to Trade Union Act, who among the following can form trade union? कोई भी एक्ट होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी जो डेफिनेशन होती है वो जनरली सेक्शन 2 में ही होती है. तो इसलिए इसमें भी हम सेक्शन 2H बताता है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन बना सकते हैं. और सेक्शन 2H बोलता है कि इन एनी रेशियो both permanent and temporary both employees can form trade union. और तो टेम्पररी में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भी आ गया है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. इसी तरह फ्रेंड्स सेक्शन 2G इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट की डेफिनेशन बताता है. 2H हु कैन फॉर्म द एम्प्लॉयज यूनियन ट्रेड यूनियन इनके बारे में बताता है और 2G ट्रेड डिस्प्यूट की डेफिनेशन देता है. ये सेक्शंस हमें याद रखने. It can be asked in examination. Who is considered a minor member in Trade Union Act 1926? Trade Union Act में एक ये भी है कि it's not only adult but adolescent also can be a member of trade union, but उनको minor member बोला जाएगा. और adolescent क्या होते हैं? Adolescent is any person who has attained the age of 15 years or above. 15 साल का अगर कोई इंसान है और वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन किया है तो उसे माइनर मेंबर कहते हैं. और ये ट्रेड यूनियन एक्ट में ये एप्लीकेबल है दैट एडोलेसेंट कैन बी अ मेंबर. और हर एडोलेसेंट को एक नॉर्मल ट्रेड यूनियन मेंबर की तरह सारे राइट्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि उसे किसी राइट से डिप्राइव किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज एज. इसलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके सारे पॉइंट्स को हमें याद रखने हैं. अमेंडमेंट इन द ईयर 2001 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट हैड द फॉलोइंग पॉइंट्स. जस्ट विल डिस्कस अमेंडमेंट इन द ईयर 2001. ये जो अमेंडमेंट है फ्रेंड्स ये जो आई थी वो रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर जो कि 1969 में आई थी. 1969 में फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर की रिकमेंडेशन आई थी और उस रिकमेंडेशन में जो भी पॉइंट्स थे उन्हीं के बेसिस पे 2001 में ट्रेड यूनियन में अमेंडमेंट किया गया था. फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड एट 1 rupee for rural workers, 3 rupee for unorganized workers and 12 rupees per annum in all other cases. This is correct. इस स्टेटमेंट पे यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है. उन्होंने इस मॉनेटरी वैल्यू
के बारे में पूछा था। हमें ये याद रखना है, once again I am iterating, 1 rupee for rural worker, 3 rupee for unorganized workers and 12 rupees per annum in all other cases. Retired retrenched officers shall not be considered as outsiders. This is also correct. अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि अगर जो लोग रिटायर हो चुके हैं या रिट्रेंच हो चुके हैं वो भी उनको ट्रेड यूनियन का इनसाइडर मेंबर ही कंसीडर किया जाएगा, उनको आउटसाइडर नहीं कंसीडर किया जाएगा। यूनियंस आर ऑथराइज्ड टू सेट अप पॉलिटिकल फंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 तरह के फंड्स होते हैं, जनरल फंड एंड पॉलिटिकल फंड। ऑप्शन नंबर 4, registration of trade union with minimum 7 workers with at 10% or 100 members whichever is less, ये भी करेक्ट है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम। स्टेटमेंट नंबर डी में भी प्रीवियसली यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है, वो ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रेड यूनियन फॉर्म होना हो तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन कितने होंगे। इसे हम अभी देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ पीपल है, जिसमें टोटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है 70, टोटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। इट इज फॉर्मिंग वन ट्रेड यूनियन XYZ. So 10% of that employee should agree to be a member of that union. So 10% will be 7. 10% or 100, whichever is less. So obviously it will be 7. And then we have to check the second condition, that minimum 7 workers should be there for a registration of a trade union. So for registration of that union, minimum 7 number should be there. So 70 is the perfect number. So any organization which has a strength of 70 and 10% of that organization members agree for joining trade union, then only we can go for registration of that trade union. 70 से कम होगा तो नहीं बनेगा. It will just be an association of people. That trade union cannot be registered. And above 70 कितने भी नंबर हो हम ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए we can go forward. Question number 16. Which section of Trade Union Act 1927 deals with office bearers and their constituents? Section number 22. ये भी एक बहुत important question है. Office bearers. इस टर्म को देखेंगे. Section 22 बताता है कि ऑफिस बियरर्स में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, इनसाइडर्स भी और आउटसाइडर्स भी. इनसाइडर्स वो होंगे जो वर्कर है या फिर एम्प्लॉयज हैं, करेंटली वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और आउटसाइडर्स वो होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं. दे कैन बी पॉलिटिशियंस, दे कैन बी लॉयर, दे कैन बी एनी सोशल वर्कर. और इनका रेशियो दिया हुआ है सेक्शन नंबर 22 में. सेक्शन नंबर 22 बताता है कि अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में half of the members of office bearer will be outsiders, can be outsiders in unorganized sector. लेकिन in any other cases जो outsiders होंगे वो 1/3 of total members or 5, whichever is less. This will be the number of outsider, 1/3 of total member or 5, whichever is less. That will be in any other cases, but in unorganized sector it will be that half of the office bearers have to be outsiders. Unorganized sector का मतलब क्या होता है? We have come across this term unorganized sector 2 times in the session. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें ध्यान रखना है कि वो, पहली बात, वो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है. सेकेंड, इट इज इन्वॉल्व इन सेल और प्रोडक्शन. थर्ड वन, इट इज अ प्रोप्राइटरी
or partnership. Fourth one, with less than 10 workers. तो कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज जो किसी प्रोडक्ट की सेल कर रहा है या उसका प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि प्रोप्राइटरी हो या पार्टनरशिप हो, और जिसमें इन टोटल लेस देन 10 वर्कर्स काम कर रहे हो, so that comes under unorganized sector. Clear? I hope it will be clear. Question number 7b. As per Trade Union Act 1926, any notification for changes made in the rules of trade union to be sent and notified to registrar within how many days of that alteration? इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, 15 डेज. अगर ट्रेड यूनियन के रूल्स में हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन हमें ऑब्वियसली रजिस्ट्रार को भेजना ही है. तो विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ दैट ऑल्टरेशन, जिस दिन से वो ऑल्टरेशन अप्लाई होगी उसके 15 दिन पहले से हमें रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर देना है. जनरली ट्रेड यूनियन एक्ट में या किसी एक्ट में 14 डेज की बात होती है, लेकिन यहाँ पर 15 डेज है, इसलिए हमें ये याद रखना जरूरी है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो. Question number 18. A person who will be chosen to be the executive or any other office bearer of the registered trade union should have attained the age of, it will be 18 years. हमने अभी पढ़ा कि ऑफिस बेरर इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों हो सकते हैं और उनका रेशियो डिपेंड करता है unorganized sector and organized sector पे. It is given in section 22. And one more point here is there that ऑफिस बेरर का जो एज है वो मोर देन 18 ईयर्स होना चाहिए. एंड वन मोर फैक्ट है, ऑफिस बेरर का कोई भी कोर्ट से कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए. उन्हें उनके ऊपर कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए उस समय. और अगर कोई इम्प्रिजनमेंट हुआ है किसी रीजन के कारण, देन 5 years शुड हैव बीन लैप्स्ड ऑफ दैट टाइम. उन्हें जेल से बाहर निकले 5 साल हो जाने चाहिए, तभी वो किसी ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेयरर का पोजीशन ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following is an object on which general funds could be spent as per section 15 of the act? As a trade union अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसे कुछ राइट्स भी मिलती है और कुछ लाइबिलिटीज भी मिलती है. तो जो भी लाइबिलिटीज होती है वो ये होती है कि जो फंड्स होता है उसे कहाँ और कैसे स्पेंड करना है. तो उसके लिए 2 फंड बनते हैं, जनरल फंड एंड पॉलिटिकल फंड. तो जनरल फंड जो होता है वहां पे जो एक्सपेंसेस होती हैं, यहाँ पर ऑप्शन 3 एंड 4 ये दोनों करेक्ट होगा. और जनरल फंड बताता है कि जो एक्सपेंसेस होगा वो ट्रेड यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में खर्च होगा और बेनिफिट ऑफ वर्कमैन के लिए खर्च होगा. दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 करेक्ट है. और ये भी बताता है कि जो जनरल फंड है वो सैलरी ऑफ ऑफिस बेयरर्स, कोई अगर लीगल प्रोसीडिंग हो रहा है तो उसका प्रोसिक्यूशन, कोई अगर डेथ या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है किसी मेंबर्स को तो उनका कॉम्पनसेशन, एजुकेशन, सोशल, रिलीजियस बेनिफिट्स, इन सारे पर्पस के लिए हम जनरल फंड्स को यूज करते हैं. And it is given in section 15 of the act. Next question, question number 20. Under liabilities of a trade union, they have to spend certain amount of general fund on benefit of workmen. How much of general fund is allocated to benefit of workmen? इसका आंसर होगा 1/4. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि under section 15 liabilities of a trade union, they have a general fund. और वो जो जनरल फंड होता है उसका 1/4, अप्रोक्सीमेटली 1/4 उनको बेनिफिट ऑफ वर्कमैन में ही खर्च करना होता है. ये भी हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. 21 is related to political fund. The registered trade union can collect political fund from its member as a separate fund from interested members. पॉलिटिकल फंड के बारे में सेक्शन 16 में बोला गया है.
सेक्शन 15 में जनरल फंड के बारे में बोला गया है और सेक्शन 16 में पॉलिटिकल फंड के बारे में बोला गया है। और जो पॉलिटिकल फंड होती है, किसी भी मेंबर को हम कंपेल नहीं कर सकते कि आप पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट करो ही करो। इट इज नॉट कंपलसरी। और अगर कोई मेंबर ने पे नहीं किया है पॉलिटिकल फंड में, दैट डजंट मीन कि उसको ट्रेड यूनियन के बेनिफिट से डिप्राइव कर दिया जाएगा। पे नहीं किया है तो भी उसे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी नहीं होता है पे करना। और इसका जो यूज होता है पॉलिटिकल फंड का, it is used for holding political meetings and registration of electors. Political purposes के लिए इसका काम, इस फंड का यूज किया जाता है। Question number 22. Every registered trade union has some rights. Which of the following is false about the rights entitled to a registered TU? कोई भी ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर्ड होती है तो उसके बाद उनके पास कुछ राइट्स आ जाती है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो जस्ट एक एसोसिएशन ऑफ सम पीपल है जो कि प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं और बार्गेन कर रहे हैं एम्प्लॉयर के साथ, लेकिन कुछ ऑथेंटिक राइट्स के लिए उनको रजिस्टर होना जरूरी है। लेट्स सी व्हाट आर द राइट्स। फर्स्ट वन, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड हैज अ कॉमन सील। यस, परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन ए रजिस्टर्ड है, उसका फाउंडर मेंबर की डेथ हो जाती है, देन जो फाउंडर मेंबर का सन होता है वो अब इस ट्रेड यूनियन ए का फाउंडर मेंबर बन सकता है। तो इस तरीके से एक सक्सेशन होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। और उनकी एक कॉमन सील होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, पेपर वर्क के लिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Option number 2, it has power to acquire and hold movable and immovable property. ट्रेड यूनियन को अगर अपनी मीटिंग करानी है तो उसके लिए वो ऑफिस परचेज कर सकते हैं। अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो कार परचेज कर लें, वो पेपर्स परचेज करें, डॉक्यूमेंट्स परचेज करें, बैनर्स परचेज करें। तो इट हैज द पावर टू एक्वायर एंड होल्ड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी सही है। Every registered trade union is a body corporate by the name under which it is registered. ये भी सही है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन है जो रजिस्टर्ड है, उसे एक सेपरेट एंटिटी की तरह कंसीडर किया जाता है। वो जो उसका जो नाम होगा ट्रेड यूनियन ए, इट विल बी सेपरेट एंटिटी। इट हैज नो राइट टू sue और टू बी sued। नहीं, ये गलत है। ट्रेड यूनियन has the right to sue and it has the right to be sued on its name, जैसा कि हमें भी डिस्कस किया था। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो फॉल्स है एज पर द क्वेश्चन, इसलिए हम इसे टिक मार्क करेंगे। और क्या क्या राइट्स होती है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की? इट गेट्स द इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल corporates and some certain civil code also, and it has also the right to contract. ये सारे राइट्स मेंशन है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के अंडर। क्वेश्चन नंबर 23, penalty for incorrect documents given to registrar for registration of trade union is, and its answer will be rupees 200. जुलाई 2018 में यूजीसी नेट ने पेनाल्टी ऑफ ट्रेड यूनियन से क्वेश्चन पूछे थे, वो भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे हम एक बार देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बाय डिफॉल्ट कोई ऑफिस बेयरर या कोई मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर देता है रजिस्ट्रार को, तो उसका फाइन होता है ₹5। बाय डिफॉल्ट टर्म इज द कीवर्ड हियर, और दिस शुड नॉट एक्सीड मोर देन ₹50। मैक्सिमम कितना होगा ये? ₹50। और रिपीटेशन होने पे ₹5 पर वीक इंक्रीज होगा। सेकेंड वन इज, अगर कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स हम रजिस्ट्रार को देते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स अगर दिया जाता है तो उसके लिए फाइन है ₹200। एंड थर्ड वन इज, अगर विलफुली हम कोई फॉल्स एंट्री करते हैं,
विलफुली कोई फॉल्स ओमिशन करते हैं या फॉल्स ऑल्टरेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो उसका फाइन है ₹500। ये सब हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। We'll move to question number 24. Who is empowered to make regulations regarding making rules of trade union, their fees of registration, transfer of trade union from one state to another, qualification of auditor, etc. किस गवर्नमेंट को ट्रेड यूनियन के जो रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको बनाने की पावर होती है? तो इट डिपेंड्स। अगर कोई ट्रेड यूनियन है जिसका रीच मोर देन वन स्टेट है, अगर वो 3-4 स्टेट्स तक है या फिर ऑल ओवर इंडिया उसका एक्सेस है, उसका रीच है, तो फॉर एग्जांपल सिटू हो गया, AITUC हो गया, तो उसमें जो उस ट्रेड यूनियंस का अगर हमको रूल्स चेंज करना है तो इट विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। बट अगर कोई ट्रेड यूनियन है जो कि स्टेट तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, फॉर एग्जांपल झारखंड कोलियरी यूनियन, तो उसमें जो भी रूल्स में चेंजेस कर रहे होंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, जरूरत है नहीं। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बोथ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following is false about amalgamation of two trade unions? It is very important question, very important. Amalgamation और change of union दो कॉन्सेप्ट है। Amalgamation के बारे में सेक्शन 24 में दिया हुआ है और चेंज ऑफ नेम ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में सेक्शन 23 में दिया हुआ है। So let's see. At least half of votes of members of each trade union should be recorded. Correct. 60% of votes should be in favor of proposal of amalgamation. Correct. 75% नहीं होगा, ये incorrect है. Notice to be given to registrar. Obviously. अगर कोई दो ट्रेड यूनियन है A and B, अगर और हमें उनमें amalgamate करना है, तो from 50% of members of trade union A and 50% of members of trade union B, 50% they should vote. Those people should vote. 50% of A, 50% of B, they have to vote. 50% से कम नहीं होना चाहिए। और जो भी वोटिंग होगा वो जो 60% ऑफ जो वोट्स शुड बी इन फेवर ऑफ प्रपोजल ऑफ एमलगेमेशन। वोट्स के बाद जब वोट रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, तो 60% ऑफ वोट शुड बी इन फेवर ऑफ प्रपोजल फॉर एमलगेमेशन। अगर 60% से कम हुआ तो एमलगेमेशन नहीं होगा। उसी तरह अगर चेंज ऑफ नेम करना है, किसी ट्रेड यूनियन का हमें नाम चेंज करना है फ्रॉम A to B, देन इसमें थोड़ा सा चेंज है। हमें वोटिंग लेनी है फ्रॉम 2/3 of total members of A plus 7 members in the 7 members who were initially at the time of registration. उन सबको राइटिंग में देना होगा अपना कंसेंट नेम चेंज के लिए। 2/3 of total members plus 7 members of 7 founding members, 7 members in the beginning of trade unions, those they have to give their consent in writing to the registrar for the name change of trade union. This is given in section 23, and for amalgamation it is given in section 24. Question number 26. How many members should sign the notice of dissolution of a trade union? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7 members and secretary of trade union. अगर किसी ट्रेड यूनियन को हमें डिसॉल्यूट करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रार को नोटिस देनी पड़ेगी और वो नोटिस देंगे कौन? 7 members and the secretary of trade unions. और वो जो नोटिस है वो हमें विद इन 14 days ऑफ डिसोल्यूशन हमें रजिस्ट्रार को दे देना है, विद इन 14 days ऑफ डिसोल्यूशन। And this is mentioned in, I think, section number 28 about the dissolution of trade union. Question number 27.
Which of the following are not considered as outsiders in registered trade union? Important question है. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिटायर्ड और रिट्रेंच एम्प्लॉयज. ये कोई भी एम्प्लॉय अगर रिटायर या रिट्रेंच हो जाता है तो वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का आउटसाइडर नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसे तब भी हम इनसाइडर ही कंसिडर करेंगे. ऑनररी मेंबर्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, नो. ऑनररी मेंबर्स फ्रॉम अदर प्रोफेशन, नो. पॉलिटिशियन हु गाइड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, नो. ये जो तीनों के तीनों हैं ये हमारे आउटसाइडर्स कंसिडर होंगे, बट ये आउटसाइडर कंसिडर नहीं होगा, रिटायर्ड और रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following statement is correct for the Trade Union Act 1926? It provides only for registration of trade unions in India. It provides only for recognition of trade unions. It provides both for registration and recognition, none of the above. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की बात करता है, वो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की बात नहीं करता है. ये हमें याद रखना है और हमें रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है. रिकॉग्निशन क्या होता है कि रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो कोड ऑफ डिसिप्लिन में दिया गया है. कोड ऑफ डिसिप्लिन जो बॉडी है उसको प्रपोज किया था जीएल नंदा ने इन 1958. 1958 को गुलजारी लाल नंदा सर जी ने कोड ऑफ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था और अंडर कोड ऑफ डिसिप्लिन ही रिकॉग्निशन होता है ट्रेड यूनियंस का. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर नहीं होता है. और रिकॉग्निशन ये कहता है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज्ड है तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द वर्कर इट गेट्स राइट टू बार्गेन कलेक्टिवली विद एम्प्लॉयर फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर कोई ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज हो जाती है तो वो एक सारे वर्कर्स की एक वॉइस बन जाती है. जो एम्प्लॉयर होता है उसको सिर्फ उसी ट्रेड यूनियन से ही डील करना है. कोई भी टर्म्स और कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का अगर कोई भी इशू हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेड यूनियन से डील करेगा, वो अगर रिकॉग्नाइज्ड हो तो. जबकि रजिस्ट्रेशन एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. रजिस्ट्रेशन अगर ट्रेड यूनियन का हो जाता है तो उसे बहुत सारी राइट्स मिल जाती हैं. उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसकी सील होती है, वो एक सेपरेट एंटिटी बनाता है, वो स्यू कर भी सकता है और स्यू हो भी सकता है. और ये सारे एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस की राइट होती है. इसमें हम एक और चीज समझेंगे कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जरूरी नहीं है कि जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो वो रिकॉग्नाइज्ड भी हो सकता है कि कोई अलग ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज्ड हो और रजिस्टर्ड अलग हो, दोनों का पर्पस अलग अलग है. बट अ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन हैज टू बी रजिस्टर्ड. कोड ऑफ डिसिप्लिन ये बोलता है कि फॉर अ ट्रेड यूनियन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड. ये हमें याद रखना है, ये कंसेप्ट को हमें समझना है और हमें कंफ्यूज नहीं होना है between registration and recognition of trade union. Question number 29. When a union is recognized, this question is here so that the concept is clear between recognition and registration. When a union is recognized, there should not be a change in position for a period of answer 2 year. किसी भी ट्रेड यूनियन को अगर रिकॉग्नाइज करते हैं अंडर कोड ऑफ डिसिप्लिन तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 साल के लिए. 2 साल तक वो रिकॉग्नाइज्ड रह सकती है. 2 साल तक वो एम्प्लॉयर से ऑन द बिहाफ ऑफ वर्कर्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए कलेक्टिवली बार्गेन कर सकती है. ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन के लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 3 ट्रेड यूनियन है और तीनों में जो मेंबर्स ज्वाइन किए सब अलग अलग है. किसी में 5% मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, किसी में 10% नहीं, किसी ने 25% में.
तो जिसमें सबसे ज्यादा मेंबरशिप होगी 25% को, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। इसी तरह जो भी ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन के लिए क्लेम करती है, उनको एटलीस्ट 1 साल के लिए फंक्शन किया हुआ रहना चाहिए पहले से। ट्रेड यूनियन क्लेमिंग फॉर रिकॉग्निशन शुड हैव फंक्शन फॉर एटलीस्ट 1 year आफ्टर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ही रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन बन सकती है। इसलिए कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अगर 1 साल फंक्शन कर लेती है, उसके बाद ही वो रिकॉग्निशन के लिए क्लेम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 30। Sorry. If trade union A is recognized but trade union B has more than 50% membership, then which of the following is false? एक interesting question है। Suppose trade union A is recognized, okay? तो अगर वो recognize हो जाती है, तो वो 2 साल तक recognition को claim करेगी, correct? 2 साल तक। And trade union B has more than 50% membership, and in this tenure of 2 years, जो trade union B है, उसके पास ज्यादा membership आ गई A से, ठीक है? 2 साल का टेनर में ट्रेड यूनियन ए की मेंबरशिप कम हो गई और ट्रेड यूनियन बी की मेंबरशिप ज्यादा हो गई, मोर देन 50%। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? हमें ध्यान देना है, ये फॉल्स है। ट्रेड यूनियन बी कैन डील विथ मैटर ऑफ लोकल इंटरेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ट्रेड यूनियन बी के पास लोकल मेंबरशिप ज्यादा है, उससे से ज्यादा वर्कर्स जुड़े हुए हैं, 50% से ज्यादा। तो जितने भी लोकल मैटर्स होंगे उनको डील करने का जो लायबिलिटी आता है, वो ट्रेड यूनियन बी के पास चला जाता है, क्योंकि ज्यादा लोग उससे रिलेटेड है, इसलिए। ऑप्शन नंबर 2, अदर मेंबर्स मे नॉट टेक हेल्प फ्रॉम ट्रेड यूनियन ए ऑन लोकल मैटर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ट्रेड यूनियन ए इज ऑल्सो देयर, he will also that trade union A will also function as per his job, he will also function। और जहां भी लोकल मैटर्स हो, तो उसमें ट्रेड यूनियन ए से भी कंसल्ट किया जा सकता है, ट्रेड यूनियन बी के से भी कंसल्ट किया जा सकता है, और कि हमें क्या स्टेप लेना है। ट्रेड यूनियन ए विल बी देयर एज पर द नीड बेसिस, बोथ ए एंड बी, ये भी करेक्ट है। Such situation does not exist. No, this option is false as per the question, क्योंकि ऐसा situation exist कर सकता है, it is quite possible.